नमस्कार, मैं विनीता सिंह, प्रवक्ता, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज माल, लखनऊ से आज आपके समक्ष कक्षा 12 का विषय गृह विज्ञान लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, आज की इस कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विषय गृह विज्ञान की इकाई 2 परिसंचरण तंत्र का पाठ 4 हृदय व रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे। अध्ययन की सुविधा के लिए हमने इसे 3 भाग में बांटा था। आशा है आपने इसका प्रथम व द्वितीय भाग देखा होगा और वो आपको समझ आया होगा। आज हम इसका अंतिम व तीसरा भाग करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज के हमारे चर्चा के बिंदु क्या हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि रक्त परिसंचरण तंत्र की क्रियाविधि कैसे होती है, दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है, हृदय स्पंदन किसे कहते हैं, हृदय ध्वनि क्या होती है, नाड़ी क्या होती है तथा रक्तदाब व पेस मेकर के बारे में जानेंगे। आज का भाग शुरू करने से पहले एक बार पुनरावलोकन कर लेते हैं कि भाग 1 और 2 में हमने क्या पढ़ा था। बच्चों, हमने पढ़ा था कि रक्त परिसंचरण तंत्र वह तंत्र है जिसमें रक्त को हृदय व रक्त वाहिनियों की सहायता से पूरे शरीर के विभिन्न अंगों तक भेजा जाता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होने के कारण माध्यम का कार्य करता है। यह रक्त में उपस्थित पोषक तत्व व ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न ऊतकों व कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं ताकि वह अपनी ऊर्जा उत्पन्न कर सके तथा शरीर के विभिन्न जैविक कार्यों को संपन्न कर सके। रक्त परिसंचरण तंत्र के प्रमुख अंग हैं हृदय व रक्तवाहिनियां। रक्तवाहिनियां 3 प्रकार की थी, धमनी, शिरा तथा केशिका। धमनी में शुद्ध रक्त था, यानी जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है। शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है जिनमें ऑक्सीजन कम होता है तथा केशिका धमनी व शिरा को जोड़ने का कार्य करती है। वहीं अगर हृदय की बात करें तो हृदय मानव शरीर में पाए जाने वाला वह अंग है जो कि रक्त को लगातार पंप की भांति पूरे शरीर में प्रवाहित करता रहता है। हृदय शंकु के आकार का मांसपेशियों युक्त अंग होता है। यह भीतर से खोखला होता है। इसकी स्थिति वक्ष में मध्य में से थोड़ा सा बाईं ओर होती है। बाह्य संरचना में देखें तो हृदय बाहर की तरफ से एक दोहरे आवरण से ढका होता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम के मध्य में तरल भरा होता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। यह तरल हृदय को नम बनाए रखता है, साथ ही घर्षण से बचाता है और धक्कों तथा चोटों और इन्फेक्शन से भी बचाता है। हृदय की दीवारें 3 स्तर की बनी होती हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। मायोकार्डियम वह स्तर है जो कार्डियक मसल्स यानी हृदय पेशियों की बनी होती हैं और यही हृदय में संकुचन व शिथिलन कराती हैं। हृदय की आंतरिक संरचना देखें तो हृदय भीतर से खोखला होता है और 4 कोष्ठकों में विभाजित होता है। हृदय की आंतरिक संरचना को हम इस चित्र द्वारा भी समझ सकते हैं। हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ये है दाया अलिंद, दाया निलय, बाया अलिंद व बाया निलय। इसके साथ ही साथ वॉल्व पाए जाते हैं। ऑरिकल व वेंट्रिकल के बीच के वॉल्व को कस्पिड वॉल्व बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व। और वहीं एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के वॉल्व को बोलते हैं सेमील्यूनर वॉल्व्स। तो ये 4 वॉल्व्स पाए जाते हैं। इसके अलावा रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं जो कि रक्त को शरीर से हृदय तक लेकर के आती हैं। अशुद्ध रक्त लाने वाली शिराएं होती हैं जो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा होती है और शुद्ध रक्त को ले जाने के लिए एओर्टा या महाधमनी होती है। इस चित्र के द्वारा हृदय की क्रियाविधि को समझा जा सकता है। इसमें रक्त, अशुद्ध रक्त वेना केवा के माध्यम से ऑरिकल में आता है, ऑरिकल से वेंट्रिकल में आता है और वेंट्रिकल से लेंग्स में जाता है शुद्ध होने के लिए। शुद्ध होने के बाद यह फिर लेफ्ट साइड यानी बाय अलिंद में आता है, बाय अलिंद से बाय निलय में आता है और वहां से फिर एओर्टा के थ्रू शरीर में परिभ्रमण के लिए भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार हृदय सिस्टोल और डायस्टोल यानी संकुचन व शिथिलन के द्वारा रक्त को शरीर में भ्रमण के लिए भेजता है।
बच्चों, अगर हम रक्त परिसंचरण की क्रिया देखें तो इन्हें हम कुछ स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कुछ प्रमुख स्टेप्स हैं, चरण हैं, जिनके माध्यम से रक्त परिसंचरण की संपूर्ण क्रिया संपन्न होती है। तो इनमें क्या होता है, इसको एक बार स्टेप वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले निम्न महाशिरा व उच्च महाशिरा यानी इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं अलिंद यानी कि राइट ऑरिकल में लेकर के आती है। राइट ऑरिकल से ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा यह रक्त, अशुद्ध रक्त, दाएं निलय में पहुंचता है। दाएं निलय से यह अशुद्ध रक्त शुद्ध होने के लिए पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा फेफड़ों में पहुंचाया जाता है। फेफड़ों में फिर रक्त शुद्ध होता है। शुद्ध होने का मतलब फेफड़ों की दीवारों में के मध्य तथा वायु जब हम श्वास लेते हैं तो उसमें गैसों का आदान प्रदान होता है। कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित कर दी जाती है तथा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो फिर फेफड़ों में रक्त शुद्ध हो जाता है और पल्मोनरी वेन के द्वारा वह फेफड़ों में वापस लाया जाता है। पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड यानी शुद्ध रक्त को बाय अलिंद यानी कि लेफ्ट ऑरिकल में लेकर के आती है। लेफ्ट ऑरिकल से फिर बायकस्पिड वाल्व के द्वारा ये शुद्ध रक्त बाय निलय में जाता है यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर यह पुनः एओर्टा यानी महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक परिभ्रमण के लिए भेजा जाता है। तो इस प्रकार शुद्ध रक्त ऑक्सीजन लेकर के शरीर के विभिन्न कोशिकाओं व ऊतकों तक पहुंचता है। इस प्रक्रिया को हम इस चित्र द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, शरीर के निचले भाग से इंफीरियर वेना केवा और ऊपर के भाग से सुपीरियर वेना केवा अशुद्ध रक्त को लेकर के दाएं अलिंद में डालती है। दाएं अलिंद से फिर ये रक्त दाएं निलय में आता है। यहाँ पे वॉल्व होता है जिसे ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। यह वॉल्व रक्त को एक ही दिशा में प्रवाहित करता है और इसे वापस लौटने नहीं देता। इसके पश्चात यह रक्त पुनः फुसफुस धमनियों द्वारा फेफड़ों में भेजा जाता है। फेफड़ों में रक्त पुनः शुद्ध होता है और शुद्ध होने के बाद फेफड़ों से पुनः फुसफुस शिराओं द्वारा बाएं अलिंद में एकत्रित होता है। बाएं अलिंद से फिर यह रक्त बाएं निलय में आता है और यहाँ पे जो वॉल्व होता है उसे बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। यह वॉल्व भी वही कार्य करता है, रक्त को एक दिशा में ही प्रवाहित करता है और अगर रक्त वापस जाने की कोशिश करे तो ये वॉल्व बंद हो जाते हैं और रक्त वापस निलय से अलिंद में नहीं जा सकता। फिर जब वेंट्रिकल या निलय कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये रक्त एओर्टा के थ्रू यानी महाधमनी के थ्रू के द्वारा पूरे शरीर में परिसंचरण के लिए भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार एक पूरी रक्त की साइकिल हृदय में पूरी होती है। अगर हम रक्त परिसंचरण क्रिया पर ध्यान दें तो हम देखेंगे कि इसमें रक्त हृदय के द्वारा 2 बार गुजरता है, यानी रक्त शरीर में जाने से पहले हृदय से 2 बार गुजरता है। तो इस प्रकार के परिसंचरण को, जिसमें रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र या डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इस परिसंचरण में 2 सर्किट्स होते हैं। सर्किट क्या हुआ? सर्किट कोई भी ऐसा सर्किट हो सकता है जो एक बिंदु से शुरू हो और किसी भी पाथ से जाए लेकिन फिर वापस उसी बिंदु पर खत्म हो। तो ऐसे प्रवाह को हम सर्किट कहते हैं। तो सबसे पहला सर्किट है फुसफुसी परिसंचरण या पल्मोनरी सर्किट। यह हृदय व लंग्स के मध्य में होता है, यानी फेफड़ों व हृदय के मध्य जो रक्त का आदान प्रदान होता है या जो परिसंचरण होता है उसे हम फुसफुसी परिसंचरण या पल्मोनरी सर्किट कहते हैं। दूसरा होता है दैहिक परिसंचरण या सिस्टमिक सर्किट। यह हृदय व शरीर के मध्य होता है, यानी हार्ट एवं बॉडी के बीच में जो रक्त का आदान प्रदान होता है उसे हम दैहिक परिसंचरण या सिस्टमिक सर्किट कहते हैं। अब पल्मोनरी सर्किट में होता क्या है? पल्मोनरी सर्किट में ब्लड, इम्प्योर ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में कलेक्ट हुआ, किस साइड पे? राइट साइड पे। हृदय दाएं व बाएं भाग में विभाजित होता है। दाएं भाग में अशुद्ध रक्त होता है और बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है, जो आपको यहाँ नीले और लाल रंग से दिखाया गया है। तो नीला रंग यानी अशुद्ध रक्त
और लाल रंग यानी शुद्ध रक्त। शुद्ध किस मामले में? ऑक्सीजन के क्वांटिटी, कंसंट्रेशन के मामले में, कि ऑक्सीजन अगर ज़्यादा है तो शुद्ध है और अगर ऑक्सीजन कम है तो अशुद्ध है। तो यहाँ पे निलय में, ऑरिकल में पहले सारा इम्प्योर ब्लड इलेक्ट हुआ, कलेक्ट होने के बाद वेंट्रिकल में आया और वेंट्रिकल से फिर यह लंग्स में जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। फुसफुस धमनी इस रक्त को हृदय से फेफड़ों तक लेके जाती है। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन अवशोषित कर ली जाती है, जिससे कि रक्त शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध होने के बाद ये पुनः वापस हृदय में पल्मोनरी वेन्स के द्वारा या फुसफुस शिरा के द्वारा डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार एक सर्किट पूरा होता है। तो हृदय और फेफड़ों के बीच बनने वाले सर्किट को पल्मोनरी सर्किट कहते हैं। दूसरा परिसंचरण है दैहिक या सिस्टमिक सर्किट। ये हृदय और शरीर के बीच में होता है। शरीर से सारा अशुद्ध रक्त कहाँ एकत्रित हुआ? हृदय में, और हृदय से फिर शुद्ध रक्त एओर्टा के थ्रू, महाधमनी के थ्रू शरीर के विभिन्न अंगों में परिभ्रमण के लिए भेज दिया जाता है। तो ये हुआ हमारा दैहिक परिसंचरण यानी सिस्टमिक सर्किट। तो इस प्रकार मानवों में हृदय में अगर हम परिसंचरण देखें, मानवों के शरीर में परिसंचरण देखें, तो यह डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। बच्चों, पहले जब इतनी ज़्यादा मेडिकल की उन्नति नहीं हुई थी, टेक्निक्स नहीं पता थी, इतनी खोजें नहीं पता थी, तो ये सोचा जाता था कि रक्त हृदय में ही एकत्रित रहता है। परंतु जैसे जैसे और खोजें हुई, लोगों ने और ज़्यादा अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि सर विलियम हार्वे, उन्होंने बताया कि रक्त एक जगह एकत्रित ना होकर के एक निश्चित स्थान पर यानी हृदय में एकत्रित ना होकर पूरे शरीर में चक्कर लगाता रहता है। साथ ही वह हमेशा धमनी और शिरा में आबद्ध रहता है, यानी धमनी एवं शिराओं यानी रक्त वाहिनियों के भीतर रक्त लगातार पूरे शरीर में चक्कर लगाता रहता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कुछ प्रमाण दिए। उन्होंने कहा कि अगर कहीं पर भी कट जाता है, मनुष्य का शरीर कहीं कट जाता है और वहां से रक्त निकलना शुरू होता है, तो वो रक्त हमेशा झटके के साथ निकलता है। और झटके के साथ क्यों निकलता है? क्योंकि हृदय लगातार संकुचन और प्रसरण कर रहा है। तो जब वो संकुचन करता है तो वो प्रेशर के साथ रक्त को वाहिनियों में प्रवाहित करता है। उस प्रेशर के कारण अगर कहीं भी हाथ कटता है तो रक्त हमेशा झटके के साथ बाहर निकलता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि कटे स्थान पर रक्त तब तक बहता रहेगा जब तक कि वहां रक्त का थक्का ना बन जाए। ये इसलिए क्योंकि रक्त क्या हो रहा है? लगातार प्रवाहित हो रहा है। इसलिए अगर कहीं भी कटेगा तो रक्त वहां से लगातार बहता रहेगा। तीसरा, उन्होंने कहा कि अगर किसी भी दवा को तुरंत असर करवाना हो तो हम वो दवा रोगी के नसों में देते हैं, यानी वेन्स में इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वो मेडिसिन तुरंत असर करे। ये भी उन्होंने कहा क्योंकि ब्लड लगातार ट्रैवल कर रहा है तो वो दवा आसानी से प्रभावी अंग तक पहुंच जाएगी। चौथा, धमनी तथा शिरा के कट जाने पर या जहरीले सांप या किसी बिच्छू के काटने पर अगर हम उस कटे हुए स्थान से नीचे की ओर यानी दबाव बिंदु की तरफ कस कर कोई कपड़ा या रस्सी बांध दे तो वहां से अगर रक्त का प्रवाह हो रहा हो तो वो रुक जाएगा, या फिर अगर जहर काटा हो तो वो जहर पूरे शरीर में फैलेगा नहीं। ये इसलिए क्योंकि रक्त क्या करता है? लगातार भ्रमण कर रहा है, और अगर हम दबाव बिंदु पर कसकर बांध देंगे तो रक्त का प्रवाह धीमा हो जाएगा। तो उन्होंने ये प्रमाण देकर के सिद्ध किया कि रक्त लगातार शरीर में परिभ्रमण करता है, वो एक जगह पे एकत्रित या इकट्ठा नहीं होता है। बच्चों, आप जब भी डॉक्टर के पास जाओ तो आप कुछ शब्द सुनते हो या ऐसे भी आपने सुना होगा, जैसे हृदय स्पंदन क्या है, नब्ज, ब्लड प्रेशर। तो आइए एक एक करके हम ये जानते हैं कि ये शब्द जो हम सुनते हैं आम बोलचाल भाषा में, ये कैसे रिलेटेड है हमारी सेहत से और हमारे परिसंचरण तंत्र से। तो सबसे पहले हम सुनते हैं हृदय स्पंदन या हार्ट बीट। तो हार्ट बीट क्या है? हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होना और फिर रिलैक्स होना, प्रकुंचन और अनुशीतलन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हम इसे सिस्टोल कहते हैं, और जब रिलैक्स करता है तो हम इसे डायस्टोल कहते हैं। तो हृदय के क्रमिक संकुचन एवं विमोचन को ही हृदय का स्पंदन कहते हैं, जिसे हम साधारण भाषा में हृदय का धड़कना भी बोलते हैं या हार्ट बीट भी कहते हैं। तो एक हेल्दी पर्सन, एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य की हृदय की धड़कन 72 से 75 बीट्स पर मिनट होती है।
साथ ही एक सिस्टोल और एक डायस्टोल यानी एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट करने में हृदय को मात्र 0.8 सेकेंड का समय लगता है और 1 मिनट की धड़कन में यानी 72 से 75 बार धड़क करके हृदय लगभग 5 लीटर रक्त आपके हृदय में भ्रमण के लिए भेज चुका होता है और रक्त को आपके शरीर का एक साइकिल पूरा करने में यानी हृदय से निकलकर वापस हृदय तक पहुंचने में लगभग मात्र 25 से 30 सेकेंड तक का समय लगता है। तो बच्चों, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हृदय कैसे लगातार अनवरत बिना रुके कार्य करते हुए शरीर के समस्त कोशिकाओं, ऊतकों व अंगों तक पोषण व ऑक्सीजन को पहुंचाता है। साथ ही साथ वहां से निष्कासित होने वाले अवशिष्ट पदार्थों, हानिकारक पदार्थों तथा कार्बन डाइऑक्साइड को हटाता रहता है ताकि वो शरीर से बाहर निकाले जा सके। हृदय स्पंदन के बाद हम बात करेंगे हृदय ध्वनि या साउंड ऑफ हार्ट की। अक्सर हम जब भी डॉक्टर के पास जाइए तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, वो कान में आला लगाता है। यानी अगर आप ये देखें तो ये कान में लगाता है और इसको आपके चेस्ट पर रख करके वो आपके हृदय की धड़कन या हार्ट बीट को सुनने की कोशिश करता है। इस यंत्र को, जिससे कि हृदय की ध्वनि सुनी जाती है, सामान्य भाषा में हम डॉक्टर का आला या स्टेथोस्कोप कहते हैं। स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय की ध्वनि सुनी जा सकती है और जो हृदय ध्वनि है वो मेडिकल टर्म्स में दो होती है, लब एंड डब। ज़्यादा हम क्या कहते हैं, हृदय की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, हृदय धक 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 कर रहा है, यही हम इस्तेमाल करते हैं कि हृदय बहुत तेज़ी से धड़क रहा है। तो हृदय वाकई में मेडिकल टर्म्स में क्या साउंड निकाल रहा होता है, लब एंड डब। ये हमने वॉल्स में भी पढ़ा था। फिर से बता रही हूँ, लब एंड डब की ध्वनि हृदय में वॉल्स के बंद होने की वजह से होती है। लब की ध्वनि तब निकलती है जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स क्लोज होते हैं और डब की ध्वनि तब निकलती है जब सेमील्यूनर वॉल्व्स क्लोज होते हैं। तो हमारे हृदय के चारों कोष्ठकों एवं जो रक्त वाहिनियां हैं उनमें जो उपस्थित वॉल्व्स हैं उनके बंद होने की वजह से हृदय की ध्वनि या साउंड ऑफ हार्ट उत्पन्न होती है। अब बात करें नब्ज या पल्स की। नब्ज या पल्स, अब डॉक्टर के पास जाइए तो जैसे हमने बात करी कि वो क्या करता है, आपकी नब्ज देखता है और स्टेथोस्कोप से आपकी हार्ट बीट सुनता है। और नब्ज वो कैसे देखता है, आपकी कलाई पे उंगली रख करके वो दबाता है और फिर घड़ी देखता है। तो इस प्रकार नब्ज देख करके वो आपके हृदय की धड़कन को गिन सकता है। अब नब्ज या पल्स क्या होती है, जब हृदय लगातार रक्त को धमनियों में पंप कर रहा है तो क्या हो रहा है, एक तरंग बनती है। एक बार पंप किया, फिर रिलैक्स हो गया, फिर पंप किया, फिर रिलैक्स हो गया, तो क्या हुआ, इस प्रकार की एक तरंग बनती है। तो धमनियों में संकुचन व प्रसरण की लहर को ही हम नब्ज या नाड़ी कहते हैं। हमारे शरीर में वैसे तो धमनियां नीचे की तरफ यानी मांसपेशियों के नीचे पाई जाती है, परंतु 28 बिंदु ऐसे हैं जहां पे आप स्पंदन का अनुभव कर सकते हैं, पल्स को महसूस कर सकते हैं। इन बिंदुओं को दबाव बिंदु कहते हैं और शरीर में करीब 28 दबाव बिंदु होते हैं। अगर आप नॉर्मली भी अपना पल्स चेक करना चाहें तो उसके लिए आपको मात्र अपनी कलाई लेनी है और उस पर 3 उंगलियों से बीच में देखना है। यहाँ पे रेडियल आर्टरी होती है, तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस करें तो आपको अपनी नब्ज आराम से महसूस होगी, जो एक तरंग के रूप में महसूस होती है। घड़ी देख करके इस नब्ज को गिना जाता है, जिससे पता चलता है कि हृदय ठीक से कार्य कर रहा है या नहीं। कई बार तबीयत खराब होने पे पल्स तेज या कम हो सकती है। जैसे हमने देखा कि जो स्वस्थ मनुष्य उसमें हार्ट बीट लगभग 72 से 75 तक थी, जबकि अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में ये ज़्यादा होती है। बच्चों में अगर हम 1 से 3 साल 4 साल बच्चे की बात करें तो इसमें तकरीबन पल्स आपको 110 से 120 तक मिलेगी, और वहीं अगर हम एजेड या वृद्ध व्यक्तियों की बात करें तो उनमें पल्स कम भी हो सकती है, यानी 70-65 तक भी मिल सकती है। तो ये इनमें नॉर्मल पल्स मानी जाती है। बच्चों, इसके बाद हम बात करेंगे रक्तदाब या ब्लड प्रेशर की। अब ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसे आपने रक्तचाप भी सुना होगा, ब्लड प्रेशर भी सुना होगा, और इसमें आपने सुना होगा, संख्याएं सुनी होगी, अरे उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, उनका ब्लड प्रेशर तो बहुत ही कम था, ऐसा सुना है।
तो ब्लड प्रेशर यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, और ब्लड प्रेशर की जो बीमारी होती है वो इसी जो भी नंबर्स हैं उसके ऊपर होना या नीचे होना, साधारण से अगर ऊपर और नीचे है तो इसे हम ब्लड प्रेशर की बीमारी बोलते हैं सामान्य भाषा में। तो सबसे पहले देखते हैं कि रक्तदाब या ब्लड प्रेशर होता क्या है। जब हम अभी तक बात कर रहे हैं हृदय का पंप करना, हृदय का सिकुड़ना, हृदय का फैलना या संकुचन होना या प्रसरण करना, तो संकुचन और प्रसरण में हो क्या रहा है, रक्त पंप हो रहा है हृदय के द्वारा। तो जब रक्त वाहिनियों में पंप होता है तो उस प्रेशर के कारण जो रक्त वाहिनी है यानी धमनी की वाहिनियों पर दबाव पड़ता है, उस दबाव को ही हम रक्तदाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसी वजह से धमनी की दीवारें मोटी होती हैं और शिराओं की पतली, क्योंकि शिराओं में पल्स नहीं होती है। शिराएं शरीर से रक्त लेके जा रही होती हैं और धमनी हृदय से शरीर की तरफ रक्त ला रही होती है। इसीलिए आपको हमेशा रक्तदाब धमनियों में ही मिलेगा, शिराओं में नहीं मिलेगा। संकुचन जब होता है यानी हृदय जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, संकुचन कर रहा हो या सिस्टोल में हो, तो हम कहते हैं कि वह ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है, क्योंकि इस वक्त रक्त वेंट्रिकल से निकल करके पूरे शरीर में भ्रमण के लिए आ रहा होता है। तो इस समय धमनियों की दीवारों पर दाब अधिक पड़ता है। इस दाब को हम कहते हैं सिस्टोलिक दाब या प्रकुंचन दाब। वहीं जब हार्ट रिलैक्स कर रहा हो तो इस स्थिति को हम बोलते हैं डायस्टोल, और इस वक्त जो दाब होता है वो कम होता है क्योंकि हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है। तो इस दाब को बोलते हैं अनुशीतलन दाब या डायस्टोलिक प्रेशर, और ये कम होता है। तो सिस्टोलिक प्रेशर नॉर्मली होता है 120 mm ऑफ Hg, ये नापने का मात्रक है, और डायस्टोलिक होता है 80 mm ऑफ Hg। तो स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब अगर आप नापने जाएंगे तो आपको मिलेगा 120/80 mm ऑफ Hg। अब रक्तदाब नापते कैसे हैं? रक्तदाब नापने का यंत्र होता है जिसे रक्तदाब मापक यंत्र, या साधारण बोलें डॉक्टर की भाषा में बोलें तो स्फिग्मोमैनोमीटर होता है, जिसके द्वारा नॉर्मली ब्लड प्रेशर नापा जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स भी आ रही हैं, पर सबसे ज़्यादा ये स्फिग्मोमैनोमीटर यूज़ किया जाता है, जो आपने अक्सर डॉक्टर के पास देखा होगा। इसमें एक पट्टी होती है जो हाथ में लपेटी जाती है और फिर हवा भरी जाती है। भरने के बाद आला लगा करके यहाँ की नाड़ी पर पल्स को महसूस किया जाता है, तथा ये यंत्र आपके रक्तदाब या ब्लड प्रेशर की जो भी वैल्यू होती है वो बता देता है। अगर ब्लड प्रेशर आपका 120 से ऊपर है तो कहा जाता है कि व्यक्ति को उच्च रक्तदाब की परेशानी है, यानी उसे हाई ब्लड प्रेशर है। और यही अगर ब्लड प्रेशर 80 से नीचे होता है तो कहते हैं कि उसे लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। तो सिस्टोलिक में क्या हो रहा है, चूंकि रक्त हृदय से बाहर निकल रहा है, हृदय संकुचन कर रहा है, रक्त बाहर शरीर को जा रहा है, इस वजह से ये ज़्यादा होता है 120 mm ऑफ Hg। और वहीं दूसरी तरफ जब अनुशीतलन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, तो हार्ट रिलैक्स कर रहा है और रक्त हृदय में भर रहा है, ऑरिकल्स में भर रहा होता है डायस्टोलिक फेज में, तो इस वक्त प्रेशर कम होता है और ये प्रेशर होता है 80 mm ऑफ Hg। बच्चों, इसके बाद हम बात करेंगे पेस मेकर की। अब पेस मेकर क्या होता है? हम तब से बात कर रहे हैं कि हृदय संकुचित करता है और प्रसरण करता है, संकुचन कर रहा है और प्रसरण कर रहा है। तो संकुचन और प्रसरण करने में हृदय लगातार पंप कर रहा है। तो आखिर ये संकुचन और प्रसरण हृदय कैसे करता है और किसके कहने पे करता है? संकुचन कब होता है और प्रसरण कब होता है और क्यों होता है? तो इसके ऊपर बहुत ढेर सारी खोजें हुई और फिर ये समझ में आया कि हृदय में कुछ विशेष पेशियां होती हैं, कार्डियक मसल्स में कुछ विशेष पेशियां होती हैं जो इस इम्पल्स को एक्टिवेट करती हैं और उसे कंडक्ट कराती हैं पूरी मसल्स तक। इसी इम्पल्स कंडक्शन को कराने वाली जो स्पेशलाइज्ड मसल्स होती हैं उनको नाम दिया गया है शिरा अलिंद घुंडी या साइनो एट्रियल नोड, जो कि यहाँ पे होता है। ये ऑरिकल के ऊपरी भाग में होता है साइनो एट्रियल नोड, और ये इम्पल्स को इनिशिएट करता है यानी शुरू करता है। ऐसे नोड के बाद इम्पल्स
एवी नोड तक जाते हैं, जिसे एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं, यानी अलिंद निलय घुंडी। तो इस प्रकार शिरा अलिंद घुंडी यानी साइनो एट्रियल नोड इम्पल्स को स्टार्ट करता है, वह आगे बढ़ करके एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड तक पहुंचता है। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड यहाँ पे है। इसके बाद एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड इन आवेगों को इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम यानी दोनों निलयों को अलग करने वाली जो पट्टी होती है उसमें उपस्थित कुछ स्पेसिफिक मसल फाइबर्स होती है जिनको बंडल ऑफ हिस कहते हैं, यहाँ तक पहुँचाता है। बंडल ऑफ हिस आगे जाकर के पुनः कुछ फाइबर्स में बढ़ जाती है और निलय की संपूर्ण दीवार को कवर करती हैं। इन्हें कहते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। तो इस प्रकार साइनो एट्रियल नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजे फाइबर्स मिल करके हृदय में संकुचन और प्रसरण की क्रिया को शुरू करते हैं। अगर किसी वजह से साइनो एट्रियल नोड इस इम्पल्स को कंडक्ट ना करे या रेज ना करे तो हृदय में संकुचन और प्रसरण नहीं होगा। एसए नोड अलिंद में, दाएं अलिंद में ऊपर की तरफ पाया जाता है तथा ये इम्पल्स को एवी नोड तक भेजता है जो कि ऑरिकल और वेंट्रिकल के मध्य में कोने में स्थित होता है। साथ ही ये ऑरिकल को भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भेजता है। अगर हम इसकी क्रियाविधि देखना चाहें तो इसे हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है कि कैसे एसए नोड इम्पल्स स्टार्ट करता है। एसए नोड से शुरू होकर के इम्पल्स एवी नोड तक पहुंचता है। एवी नोड इस इम्पल्स को बंडल ऑफ हिस तक पहुंचाते हैं और बंडल ऑफ हिस उस इम्पल्स को फिर आगे बढ़ा करके पुरकिंजे फाइबर्स तक ले जाता है। इसलिए सबसे पहले ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसके कुछ मिली सेकेंड्स बाद ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस प्रकार हृदय में संकुचन एवं प्रसरण की क्रिया शुरू होती है और लगातार चलती रहती है। तो इसमें एक बार फिर से देख लें, एसए नोड यहाँ होता है, एवी नोड ये है, ये बंडल ऑफ हिस है और ये वाला भाग पुरकिंजे फाइबर्स है। तो ये चारों मिलकर के हृदय में पेस मेकिंग करते हैं, यानी कार्डियक इम्पल्स यानी संकुचन यानी सिस्टोल और डायस्टोल को शुरू करते हैं और खत्म करते हैं। बच्चों, आज के भाग में हमने जो पढ़ा उसका एक बार पुनरावलोकन करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं कि हमने आज के भाग में क्या क्या पढ़ा। आज हमने जाना कि मनुष्य का हृदय एक पंप की भांति कार्य करते हुए रक्त के परिसंचरण को पूरे शरीर में बनाए रखता है। संकुचन व विमोचन की क्रिया द्वारा हृदय के द्वारा रक्त लगातार पूरे शरीर में प्रवाहित होता रहता है। मानव शरीर में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र होता है जो कि पल्मोनरी सर्किट और सिस्टमिक सर्किट में विभाजित होता है। हृदय ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है और नाड़ी या नाड़ी के द्वारा हम हृदय स्पंदन या हार्ट बीट को नाप सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब लगभग 120/80 ऑफ Hg होता है और एसए नोड हृदय के संकुचन व विमोचन की क्रिया का नियंत्रण करता है, जिसे हम पेसमेकर कहते हैं। तो एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजे फाइबर्स मिलकर के हृदय के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को इनिशिएट करते हैं और उसे लगातार बनाए रहते हैं। इसी वजह से हृदय लगातार बिना रुके बिना थके अपना कार्य यानी रक्त को पंप करने का कार्य करता रहता है। बच्चों, अगर आज का भाग आपको समझ में आया हो तो इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में ज़रूर करें। ये प्रश्न है, रक्त परिसंचरण की क्रियाविधि सचित्र समझाइए। दोहरे रक्त परिसंचरण से आप क्या समझते हैं? हृदय स्पंदन से क्या अर्थ है? नाड़ी या नब्ज किसे कहते हैं? रक्तदाब से आप क्या समझते हैं? और पेसमेकर किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की इस ऑनलाइन टीचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
मैं गोपाल शुक्ला, सहायक अध्यापक, हिंदू इंटर कॉलेज अलीगढ़ से हूँ। हमने त्रिभुज का जो पिछला भाग 6 पढ़ा था, उसमें हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय जो थी पाइथागोरस प्रमेय, उसको सिद्ध कर लिया था। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को भी सिद्ध कर लिया था। अब भाग 6 में हम प्रश्न उतने नहीं कर पाए थे, और आप भी जानते हैं बच्चों, जब तक कि हम किसी प्रमेय पे आधारित प्रश्न नहीं हल करेंगे तो वो प्रमेय हमारे मस्तिष्क के पटल पे अच्छे से नहीं बैठेगी, और हमें अपनी चीजों को क्लियर करने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए प्रश्न को करना बहुत जरूरी है। तो इस भाग 7 में मैं आपको पाइथागोरस प्रमेय और उसके विलोम पे कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल कराऊंगा, जो कि ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि आज चर्चा के बिंदु हमारे क्या रहेंगे। तो चलिए चर्चा के बिंदु देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित व्यवहारिक प्रश्न तथा उनके हल। व्यवहारिक प्रश्न का मतलब ये होता है कि पाइथागोरस प्रमेय का डेली लाइफ में जो यूज है वो हमें जानना है कि हम डेली लाइफ में क्या यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित सिद्ध करने वाले प्रश्न तथा उनके हल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम पे आधारित प्रश्न हल करेंगे, और अभ्यास प्रश्न और गृह कार्य होगा जिससे आप स्वयं का मूल्यांकन कर पाएं, और उन प्रश्नों को देख के आप ये समझ पाएं कि कहाँ क्या कमी हो रही है और उन कमियों को आप सुधार पाएं, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में आपको कोई भी परेशानी या दिक्कत ना आ पाए। तो चलिए आज की कक्षा स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। तो यहाँ पर क्या है, 18 मीटर ऊंचा एक ऊर्ध्वाधर खंबा है। ये हमने यहाँ पर इसको किससे प्रदर्शित किया है, ए बी से। और हमें तार को कहां पर अटैच करना है, एक तो बी पॉइंट पे और एक सी पॉइंट पे, और ऐसे अटैच करना है कि तार तना रहे, उसमें कहीं भी सलवट ना हो, बिल्कुल तना हुआ तार हो, ऐसा हमें करना है। तो खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पे गाड़ा जाए कि तार तना रहे, यानी खंबे के आधार से, ये खंबे का आधार हो गया, यहां से ये जो तार जो गाड़ा गया है जमीन पे, ये कितनी दूरी पे होगा, यही ये प्रश्न है। तो याद रखिएगा, क्योंकि जो आपका खंबा है वो इस तरह से खड़ा होगा और इस तरह से खड़ा होगा, तो भूमि के आधार से कितना कोण बनाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। यानी ये त्रिभुज जो है वो क्या है, समकोण त्रिभुज। और कहां पर समकोण है, ये ए पे समकोण है। तो ए बी आपका खंबा हो गया, बी सी तार हो गया, सी खूंटा है, ए और सी की दूरी हमें निकालनी है। तो ए बी एक ऊर्ध्वाधर खंबा है जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है, और तार की लंबाई जो है वो 24 मीटर है, और जो खंबे के आधार से खूंटे की दूरी जो है उसे हमने x मीटर मान लिया, क्योंकि ये चर है, ये हमें पता नहीं है। चलिए आगे। तो ये तो निश्चित हो गया कि ये त्रिभुज एबीसी जो है वो किस पे समकोण है, ए पे समकोण है। तो अब जब ए पे समकोण है तो कौन सी प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय। ए के सामने वाली भुजा ये किसकी तरह काम करेगी, ये कर्ण की तरह काम करेगी, तो ये हमारी हो गई कर्ण। और कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। यानी बीसी का वर्ग किसके बराबर हो गया, एसी का वर्ग प्लस एबी के वर्ग के बराबर। अब चित्र पे जो मान हमने निरूपित कर रखे हैं वो देख के लगा दिए हमने। एसी का मान लगा दिया, एबी का मान लगा दिया, बीसी का मान लगा दिया, 18 के वर्ग को हमने पक्षांतर कर दिया। अब 24 का वर्ग मतलब क्या होता है, 24 का वर्ग मतलब 24 गुणा 24, क्योंकि जो घात लगी रहती है आधार को उतनी बार हमें क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। और 24 गुणा 24 किसके बराबर होता है, 576 के बराबर होगा। इसी तरह से 18 का वर्ग क्या होगा, 18 का वर्ग होगा 18 गुणा 18, और उत्तर किसके बराबर आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा 324 के बराबर। तो ये आपने यहां पर लिख के और इन्हें घटाया, उत्तर 252 आ गया। तो x का वर्ग किसके बराबर आ गया, 252 के बराबर। तो आपने जब वर्ग हटाया तो क्या आ गया, वर्गमूल आ गया। और 252 का वर्गमूल हमें निकालना है, तो 252 के हम गुणनखंड कर लेते हैं। 252, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12,
दो छिक्के 12, दो तिया 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, यानी कि 2 का जोड़ा बन गया और 3 का जोड़ा बन गया। गुणनखंड क्या होगा इसके? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, और जोड़ा किसका बन गया? 2 का, और 3 का जोड़ा बन गया, तो 2 और 3 बाहर आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 गुणा 3 वर्गमूल 7, और 2 तिया क्या हो गया? 6, तो उत्तर क्या आ गया? 6 वर्गमूल 7 मीटर इसका उत्तर आ गया। तो इस तरह के प्रश्न में जब आप देखें कि समकोण त्रिभुज बनना है तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर लिया करिए। अब ये जो दूसरा प्रश्न है ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझिएगा। एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर पर घंटे की चाल से उड़ता है। उसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर पर घंटे की चाल से उड़ता है। 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज की बीच की दूरी हमें क्या करनी है? निकालनी है। तो अब दूरी क्या होगी हमें पता नहीं है, तो हम मानेंगे। तो हमने दूरी क्या मान ली दोनों के बीच की? हमने दूरी मान ली x किलोमीटर। और एक हवाई जहाज BC की दूरी उत्तर दिशा में एक सही 1/2 घंटे में इस चाल से उड़ता है, तो कितनी दूरी होगी? बच्चों हम जानते हैं एक संबंध, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अगर हम समय को पक्षांतर कर देंगे तो दूरी किसके बराबर आ जाएगी? चाल गुणा समय पे। और इन प्रश्नों को हल करने के लिए एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, यहां भी मात्रक समय का घंटा है और यहां भी आपका मात्रक समय घंटे में है। तो आपने क्या किया? चाल का समय के साथ गुणा कर दिया, और एक सही 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 एकम 2, 2 + 1 3, 3/2 लिख सकते हैं। तो आपने क्या किया कि एक सही 1/2 घंटे को जब आपने बदला भिन्न में तो कितना उत्तर आया? 3/2। तो चाल की जगह क्या लगा दिया? 1000, और समय की जगह क्या लगा दिया? 3/2। और क्योंकि दूरी जो आएगी वो किसमें निरूपित होगी? किलोमीटर में। तो कितनी दूरी आ गई? 1500 किलोमीटर, यानी 1500 किलोमीटर की दूरी जो है वो पहला हवाई जहाज जो है वो तय कर लेगा। अब देखिएगा, वो तो हमने देख लिया, और आप ये जानते हैं कि फिजिक्स और मैथ में यानी गणित और भौतिक विज्ञान में ये कौन सी डायरेक्शन होती है? ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, यानी ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, और ये क्या होती है? दक्षिण। ये दिशाएं हम लेते हैं जब भी हम गणित और भौतिक विज्ञान के प्रश्न को हल करते हैं, दिशाओं संबंधित। तो पहला हवाई जहाज बी से चले, दोनों बी हवाई अड्डा है, और बी से चले तो पहला हवाई जहाज कहां की तरफ चला? उत्तर की तरफ। और कितना चला? वो दूरी हमने निकाल ली है। अब दूसरा हवाई जहाज जो है वो कितनी दूरी तय कर लेगा, ये हमें निकालना है। जो कहां की ओर चल रहा है? जो आपका पश्चिम की ओर चल रहा है। तो दूसरा हवाई जहाज जो है वो BA दूरी पश्चिम दिशा में एक सही 1/2 घंटे में और इस चाल से कितनी दूरी तय कर लेगा? फिर मैंने आपसे कहा कि आप जो मात्रक हैं उसे एक बार चेक कर लिया करिए, वो मात्रक प्रॉपर है कि नहीं। अगर यहाँ पर समय घंटे में नापा जा रहा है तो क्या यहाँ भी समय घंटे में नापा जा रहा है कि नहीं? अगर ऐसा नहीं है तो प्रश्न आपका गलत हो सकता है, और ज्यादातर विद्यार्थी यहाँ पर गलती कर देते हैं। तो आप एक बार अवश्य ही चेक कर लिया करिए। तो फिर हमने वही वाला सूत्र लगाया, क्या? दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल की जगह आपने क्या लगा दिया? 1200, और समय की जगह आपने क्या लगा दिया? 3/2। तो 2 से ये कितनी बार कट गया? 2 छिक्के 12, 600, और 6 तिया 18। तो इसका मतलब जो दूसरा हवाई जहाज है वो कितनी दूरी तय कर रहा है? 1800 किलोमीटर। तो हमने देखा पहला हवाई जहाज कितनी दूरी तय कर रहा है, दूसरा कितनी दूरी कर रहा है। अब दोनों के बीच की दूरी तो ये होगी, और क्योंकि इन दिशाओं के बीच में 90 अंश का कोण है तो ये जो त्रिभुज बना वो क्या बना? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगती है? पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो BA बराबर 1800 किलोमीटर हो गया, और BC बराबर कितना हो गया? 1500 किलोमीटर। ये दूरियां हमने निकाल ली। अब हम क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज में लेंगे तो ये 90 के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग क्या होता है? शेष भुजाओं के वर्गों के
जोड़ के बराबर, यानी AC का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा, BA का वर्ग प्लस BC। अन्य भुजाएं क्या हो गई कर्ण को छोड़ के, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, दोनों का वर्ग करके और जोड़ना है। 1800 का वर्ग, 1500 का वर्ग। अब देखिए 2 जीरो हैं और वर्ग कर रहे हैं आप, तो अगर 2 जीरो हैं वर्ग कर रहे हैं तो 4 जीरो आएंगे, तो ये तो 4 जीरो हो गए। अब 18 का वर्ग क्या होता है, 18 का वर्ग होता है 18 गुणा 18 यानी 324। ऐसे ही यहां पर भी 2 जीरो आ रहे हैं, वर्ग करने पे 2 जीरो किस में बदल जाएंगे, 4 जीरो में। और 15 का वर्ग कितना हो गया, 15 गुणा 15 यानी 225। इन दोनों को जोड़ के उत्तर क्या आ गया, 5 4 9 और उसके आगे 4 जीरो। तो यहां पर आ गया 5 4 9 और उसके आगे 4 जीरो। अब आपको क्या करना है, ये ग्रुपिंग हो गई, यहां पर ये ग्रुपिंग हो गई, तो इसका मतलब 2 तो जीरो आ जाएंगे बाहर। अब 549 के आपको क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो 549 के फैक्टर करते हैं, 3 से भाग लगाते हैं, 3 एकम 3, 2 बचे, 3 अट्ठे 24 और 3 तिया 9, 3 छक 18, 3 एकम 3, तो बचा 61। तो याद रखिएगा कि यहां पर 549 का अगर हमें अंडर रूट लेना पड़े तो क्या आएगा, 3 गुणा 3 गुणा 61। और वर्गमूल से बाहर कौन सी संख्या निकलती हैं, जो किसके रूप में होती हैं, जो पेयर के रूप में होती हैं। तो यानी कि 3 का पेयर बन गया तो 3 बाहर आ जाएगा, तो कितना उत्तर आ गया, 3 अंडर रूट 61। और यहां पर 2 जीरो हैं तो 1 जीरो बाहर आ गया, यहां 2 जीरो है तो 1 जीरो बाहर आ गया, यानी आपका उत्तर कितना आ गया, 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर। तो ये आपका जो है दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी होगी। तो ये दूसरा व्यवहारिक प्रश्न हुआ जो कि आपने पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हल किया। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सिद्ध करना है हमें। आकृति एबीडी है हमारे पास और एक समकोण त्रिभुज में जिसमें एक कोण आपका क्या है, समकोण है। AC किसके परपेंडिकुलर है, BD के। आपको दिख रहा है AC किसके परपेंडिकुलर है, BD के। ये आपका समकोण है। तो क्या दर्शाना है, ये 3 संबंध हमें दर्शाने हैं। अब हम ये क्या जानते हैं कि जब हम समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज वाले शीर्ष से कर्ण पर जब लंब डालते हैं ना, तो एक त्रिभुज ये बनेगा, एक त्रिभुज ये बनेगा और एक संपूर्ण त्रिभुज, ये सब एक दूसरे के क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। ये भाग 6 में हमने एक प्रमेय सिद्ध करी थी, उसमें हमने यही सीखा था। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो हम जानते हैं कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और पूरे वाले त्रिभुज के भी समरूप होते हैं, यानी 2 तो ये त्रिभुज जो हो गए AC के, जो एक नीचे की ओर है ऊपर की ओर, और ये दोनों त्रिभुज पूरे जो त्रिभुज ABD है उसके भी क्या होंगे, समरूप होंगे। अब हमने क्या किया, हमने त्रिभुज ACB, DAB और DCA ये आपस में एक दूसरे के समरूप होंगे। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, अगर इसको मैं कोण B मान लूं और इसको कोण में A मान लूं तो ये कोण क्या हो जाएगा, ये B ये A, तो ये 90। अच्छा, इसका मतलब A प्लस B प्लस 90, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश के बराबर होता है। तो यानी अगर ये कोण A है, ये 90 है, तो ये कोण किसके बराबर हो जाएगा, B के बराबर। और अगर ये कोण 90 है, ये B के बराबर है, तो ये कोण किसके बराबर हो जाएगा, A के बराबर हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब क्या है, नीचे वाले त्रिभुज के तीनों कोण A भी 90 है, ऊपर वाले त्रिभुज के तीनों कोण A भी 90 है, और पूरे त्रिभुज के तीनों कोण ये भी हो गया 90 BA। इसका मतलब जब तीनों त्रिभुज जो हैं, यानी AC के एक और नीचे और ऊपर और पूरा त्रिभुज, उसके सारे कोण मैच कर गए तो समरूप तो होने ही है, और समरूप हो गए तो ये हमने दिखा दिया कि ये समरूप हैं। अब हमने क्या किया, त्रिभुज ACB और जो DAB जो समरूप हैं उनको ले लिया आपने। अब देखिए यहां पर क्या किया, पहला और तीसरी पोजीशन पे जो शीर्ष आ रहे हैं उन्हें ले लिया AB, और इसके बाद क्या किया, यहां पर पहले और तीसरे पे क्या आ रहे हैं, DB,
तो इन दोनों का अनुपात। और यहाँ पर किया आपने सेकंड और थर्ड यानी सी बी, और यहाँ पर सेकंड थर्ड क्या आ रहा है ए बी, उसके अनुपात के बराबर आ गया। क्योंकि जो सिद्ध करना है उसमें ए बी आ रहा है, तो हमने ध्यान दिया ए बी यहाँ किससे आ रहा है, पहले तीसरे से, और यहाँ पर क्या आ रहा है, लास्ट के दो से। तो लास्ट के दो शीट्स से जो बनने वाली भुजाएं वो देख ली, और पहले तीसरे शीट्स से जो बनने वाली भुजाएं हैं वो देख ली, और उनका अनुपात एक जैसा होगा, क्योंकि दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, एक जैसा होता है। अब आपने क्या किया, अब आपने या तो आप इसे कह दिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या कह दीजिए कैची का गुणा किया, तो ए बी मिलके क्या हो गया, ए बी का वर्ग, और ये सी बी इंटू डी बी के बराबर हो गया, यानी ए बी इंटू ए बी बराबर सी बी इंटू डी बी, और ए बी इंटू ए बी क्या हो गया, ए बी का वर्ग, और सी बी को तो बी सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो सदिश राशि है, और सदिश राशि में आप जो है वो जो आपका जो इसके शीर्ष हैं उनको आप इधर उधर कर सकते हैं। तो सी बी की जगह आपने बी सी लिख दिया, और डी बी की जगह आपने बी डी लिख दिया, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अब अगले की तरफ चलते हैं। तो अगले में हमने जो सिद्ध कर दिया था, तो त्रिभुज DCA यानी DCA और त्रिभुज DAB, त्रिभुज DAB यानी ऊपर वाला छोटा त्रिभुज DCA और पूरा त्रिभुज ये भी तो समरूप है, और समरूप हैं तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, पहले और तीसरे शीर्ष से जो भुजा बन रही है DA, यहाँ पर क्या बन रही है DB, तो DA और DB का जो अनुपात होगा, और इसके बाद क्या होगा, DC और DA के अनुपात के बराबर। तो DC क्या हो गई आपकी पहली शुरू के दो शीर्ष से बनने वाली भुजा, और यहाँ पर क्या हो गई, शुरू के दो शीर्ष से बनने वाली भुजा DA हो गई, तो उनका अनुपात एक जैसा होगा। अब ये क्या हो गया, DA गुणा DA बराबर DC गुणा DB, तो DA गुणा DA किसके बराबर आ गया, अच्छा DA गुणा DA आ गया DA के वर्ग के बराबर, और ये आ गया DC, ये आ गया DB। अब DA को आपने क्या लगा दिया, AD लिख दिया, DC को आपने क्या लिख दिया, CD लिख दिया, और DB को आपने क्या लिख दिया, BD लिख दिया, और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। अब जो तीसरा पार्ट है उसमें त्रिभुज ABC और DAC, त्रिभुज ABC कौन सा त्रिभुज है, नीचे वाला जो ये वाला त्रिभुज है, और आपका जो है DAC कौन सा त्रिभुज है, ये ऊपर वाला त्रिभुज, ये भी तो समरूप हैं। तो ये समरूप हैं, तो हमने क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय क्या पढ़ी थी कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग अनुपात, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होती है। तो यहाँ पर संगत भुजा एक तो हो गई AC, क्योंकि पहली और थर्ड पोजीशन ली गई है, और यहाँ क्या हो गई DC, यहाँ भी फर्स्ट और थर्ड पोजीशन ली गई है, इनके वर्ग के बराबर हो गई। और ये किसने हमें सिखाया, क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय, जो हमने भाग 5 में पढ़ी थी। अब क्या करना है आपको, ABC का क्षेत्रफल निकालो, तो ABC में आधार हो गया BC और लंब कितना हो गया AC, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये तो समकोण त्रिभुज है, और यहाँ पर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार गुणा ऊंचाई यानी BC गुणा AC, तो 1/2 BC गुणा AC, ये क्या लिख दिया आपने, त्रिभुज ABC के एरिया की जगह, AR माने एरिया होता है, और DAC में आधार क्या हो गया, DC हो गया आधार, और AC हो गया लंब, तो क्या हो गया आपका 1/2 DC इंटू AC, 1/2 से 1/2 AC से AC कट गया, तो क्या आ गया, BC बटे DC बराबर AC स्क्वायर बटे DC स्क्वायर, और DC से DC कट गया, तो BC गुणा DC बराबर क्या आ गया, AC का वर्ग, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये हमने सिद्ध कर दिया। तो ये चीज आपने ध्यान दी कि पहले हमने क्या किया था, एक ट्रायंगल और पूरे ट्रायंगल का उपयोग, फिर ऊपर वाले ट्रायंगल और पूरे ट्रायंगल का उपयोग, इसके बाद इन दोनों छोटे ट्रायंगल को समरूप दिखा के, क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय दिखा के, तब हमने इस पार्ट को सिद्ध कर दिया। ये बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बोर्ड एग्जाम में आता रहता है, आप इसे अच्छे से करिएगा। अब देखिए नीचे चित्र में त्रिभुज ABC है, शीर्ष A से हमने BC पर लंब डाला गया है, BC को बिंदु D पर इस प्रकार से प्रतिच्छेदित कर रहा है कि DB बराबर क्या है, 3CD, तो हमें ये सिद्ध करना है। अच्छा DB बराबर क्या दे रखा है, DB बराबर दे रखा है 3CD, तो DB बटे CD कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/1, तो DB अनुपात CD कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/1,
1। और अगर डीबी हो गया 3:1 डीबी और सीडी का अनुपात, तो डीबी किसके बराबर हो जाएगा 3x के, क्योंकि अनुपात को हटाते हैं तो किसी चर का गुणा कर देते हैं, और ये किसके बराबर हो गया x के बराबर मान लिया, और पूरा किसके बराबर हो गया 4x के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये चित्र में हमने निरूपित कर दिया, ये दे रखा है हमको। तो यहां से आपको दिख रहा है CD पूरे का क्या है 1/4 है ना, CD जो है वो BC का क्या है 1/4, और जो DB है वो पूरे का क्या है 3/4। चित्र से दिख रहा है आपको, ये 4x है, उसका 3x ये है, x ये है, तो ये 1/4 भाग है, ये 3/4 भाग है, ये आपने लिख दिया CD बराबर 1/4 BC और DB बराबर 3/4 BC। अब जो हमारा त्रिभुज है ABD ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में क्या लगती है पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या आ गया आपका, इस त्रिभुज में अगर हमने लगाई पाइथागोरस प्रमेय तो ये कर्ण है आपका, क्योंकि ये 90 अंश है, तो AC का वर्ग किसके बराबर आ जाएगा CD का वर्ग प्लस AD का वर्ग। और जब आपने इस त्रिभुज में लगाया तो 90 के सामने ये भुजा आ रही है, तो AB का वर्ग किसके बराबर आ जाएगा BD का वर्ग प्लस AD के वर्ग के बराबर। और इसके बाद जो संबंध आपने निकाले उसको दोनों को क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो माइनस कर दिया तो देखिए एक मिनट, जो पहला संबंध आया था वो क्या आया था AC का वर्ग बराबर CD का वर्ग प्लस AD का वर्ग, और AB का वर्ग बराबर क्या आ गया आपका BD का वर्ग प्लस AD का वर्ग, और दोनों को आपने क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो AD के वर्ग से AD का वर्ग कट गया, तो AC का वर्ग माइनस AB का वर्ग किसके बराबर आ गया CD का वर्ग माइनस BD के वर्ग के बराबर। ये आ गया CD का वर्ग माइनस BD का वर्ग, BD को DB भी लिख सकते हैं। अब DB का मान कितना था, ये BC का कितना था 3/4, ये हमने दिखाया था, और CD क्या था पूरे का 1/4। अब 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 1 का वर्ग होता है 1, 4 का वर्ग होता है 16। अब देखिए 9/16 BC का वर्ग जब आप कॉमन लोगे यहां से तो क्या आ जाएगा 9/16 माइनस 1/16, और 9 में से 1 गया तो क्या बचा 8 बचा, 8/16, और अगर 8 को 16 से आप भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा BC²/2। तो ये उत्तर आ गया BC²/2। तो किसका उत्तर आ गया, ये हम लेके क्या चले थे AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, और उत्तर क्या आ गया BC²/2। अब आपने इस 2 को यहाँ पर पक्षांतर कर दिया, और जब 2 को पक्षांतर कर दिया तो 2 का AB के वर्ग में भी गुणा हो गया और AC के वर्ग में भी गुणा हो गया, तो ये संबंध आ गया, और 2AC के वर्ग को आपने क्या किया पक्षांतर कर दिया, तो ये संबंध आ गया। इसका मतलब जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया हमारा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब त्रिभुज ABC, अब हम क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय की जो विलोम पे आधारित प्रश्न है उसको हल करेंगे। त्रिभुज ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर क्या दे रखा है BC। चित्र में ये जो एक जैसे चिन्ह है ये क्या निरूपित करते हैं कि AC और BC बराबर हैं, और एक संबंध आपको ये दे रखा है, तो क्या सिद्ध करना है, ये समकोण त्रिभुज है। तो जो पहला संबंध दे रखा है उसको समीकरण 1 से निरूपित कर दिया, जो दूसरा दे रखा है वो समीकरण हमने 2 से निरूपित कर दिया। अब जो हमें संबंध दे रखा था दूसरा, उसमें हमने क्या किया, एक तो हमने क्या किया कि AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग निकालने की कोशिश करी, AC का वर्ग और BC का वर्ग, क्योंकि कर्ण का वर्ग अगर शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाता है, समकोण त्रिभुज हो जाता है। तो हमने क्या किया, AC और BC के वर्गों का योग निकाल के देखा, तो AC की जगह तो AC, और आपको सवाल में क्या दे रखा था AC बराबर BC, तो आपने क्या किया BC की जगह भी क्या लगा दिया AC लगा दिया, तो क्या आ गया उत्तर AC का वर्ग प्लस AC का वर्ग किसके बराबर आ गया, ये आ गया AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग, और BC की जगह भी आपने क्या लगा दिया AC लगा दिया, तो उत्तर क्या आ गया 2AC का वर्ग। और सवाल में क्या दे रखा है, सवाल में दे रखा है कि AB का वर्ग किसके बराबर है 2AC के वर्ग के बराबर। अब आप इन दोनों पे गौर करिए,
इन दोनों पे गौर करिए, तो यहाँ भी 2ac का वर्ग आ रहा है और यहाँ भी 2ac का वर्ग आ रहा है। जब ये दोनों बराबर हो गए, 2ac का वर्ग और 2ac का वर्ग, तो क्या ये और ये आपस में बराबर नहीं होंगे? तो ab का वर्ग किसके बराबर आ गया? ac का वर्ग प्लस bc के वर्ग के बराबर। और ऐसा कहां पर होता है? आपका AB क्या है? C के सामने वाली भुजा यानी कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग किसके बराबर हो गया? शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो गया, और कर्ण का वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो हमने करा क्या? AC का वर्ग और CB का वर्ग, ये कर्ण नहीं है, दोनों के वर्गों का योग लेके चले। फिर हमने क्या किया? सवाल में BC की जगह AC लगा दिया, तो AC का वर्ग मिलके क्या हो गया? 2AC का वर्ग। और सवाल में हमें दे रखा था 2AC का वर्ग किसके बराबर है? AB के वर्ग के बराबर। तो 2AC का वर्ग बराबर हो गया, तो AC वर्ग प्लस BC वर्ग किसके बराबर हो गया? AB वर्ग के बराबर। और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या कहता है? अगर एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाए तो आपका त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज। तो सिद्ध हो गया, ये त्रिभुज हमारा क्या है? समकोण त्रिभुज है। अब बच्चों, आज मैंने जो प्रश्न कराए आपको पाइथागोरस प्रमेय पे और उसके विलोम पे, आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। और अन्य ये प्रश्न हैं, आप इन्हें भी हल करिएगा। एक तो एनसीईआरटी की प्रश्नावली 6.5 की प्रश्न संख्या 6 से 17 तक के प्रश्न हल करिएगा, और ये प्रश्न हल करिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन्हें हल करिएगा। इसके अलावा भी बेटा दीक्षा ऐप है, दीक्षा ऐप आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए। उस पे भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट सामग्रियां मिलेंगी, बहुत अच्छी वीडियोस मिलेंगे, उन्हें आप देखिएगा। और देख के जो है वो क्या करिएगा, और अपने ज्ञान को बढ़ाइएगा। और इसके अलावा ये जितनी भी वीडियोस हैं वो माध्यमिक शिक्षा विभाग के YouTube चैनल पे पड़ी हुई हैं, उस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इन वीडियोस को जिससे आप दोबारा भी देख सकें। बाकी कोई समस्या हो तो जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं स्कूल की तरफ से, उन अध्यापकों से आप जो है परामर्श ले लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।